जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी संसार पे। हम लोगों ने कल यूपी स्पेशल के बारे में जानकारी ली, 5 क्वेश्चन याद किए। उसी क्रमवार रूप में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग यूपी के 5 क्वेश्चन को तैयार करेंगे। इसके बाद 5 अनुच्छेद, फिर अपने विषय पे क्रमवार रूप से आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यूपी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या 19 करोड़, लगभग आप 20 करोड़ मान सकते हैं, क्योंकि ये नियर लगभग 19 करोड़ 98 लाख, ये पूरा 20 करोड़ लगभग है, जिसमें से लगभग 10 करोड़ जो है पुरुष है। 10 करोड़ पुरुष, ये देखिए डेटा जो है 10 करोड़ पुरुष और लगभग 95 करोड़ महिलाएं हैं। लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो क्या होता है, इस पे जब 1000 पुरुष को लिया जाता है तो उस पे ये देखा जाता है कि कितनी महिलाएं हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 ही महिलाएं हैं। लगभग 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जन घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ऐसे जब एक स्क्वायर लेते हैं वर्ग, इसमें कितनी जनसंख्या है, एक वर्ग लेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर लेंगे तो इसमें कितनी जनसंख्या रहती है, उसी को जन घनत्व कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उत्तर प्रदेश में 829 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और साक्षरता दर देखी जाए, साक्षरता का अर्थ है कि पढ़ा लिखा, मतलब वह व्यक्ति जो अपना नाम और अपना सिग्नेचर, मतलब क्राइटेरिया बहुत छोटी है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, लेकिन फिर भी अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो इस हिसाब से पिछड़ा ही है। इसकी साक्षरता दर 67.7% है, मतलब 67.7%, जिसमें अगर महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही निम्न है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न है, ये पुरुषों की अपेक्षा कम ही है। ये पुरुष देखिए 77.3% है, जबकि महिलाएं 52.2%, मतलब 57.2%। तो बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। हम आशा करते हैं जब आप लोग कुछ बनेंगे तो इस पे ज़रूर कदम उठाएंगे। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश क्या, पूरा भारत ही गाँवों का शहर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण जनसंख्या जो होगी वह नगरीय जनसंख्या की तुलना में ज़्यादा ही होगी। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 15 करोड़ के लगभग, 15.5 करोड़ के लगभग है। अगर नगरीय जनसंख्या निकालनी होगी तो 19 करोड़, लगभग 20 करोड़ में से जब 15 करोड़ 53 लाख घटाएंगे तो जो जनसंख्या बचती है उसको नगरीय जनसंख्या में रखा जाता है। लगभग नगरीय जनसंख्या जो है 4 करोड़ 44 लाख, ऐसे 95,063 है। देखेंगे अब हम अपने अनुच्छेद को, एक एक अनुच्छेद को आराम से पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत आराम से समझाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। ये भाग 3 में है। हमने भाग 2 में देखा था हमारी नागरिकता कैसे हमको मिलती है, कैसे जाती है, और क्या क्या नियम और कानून है, संसद कैसे नियम बना सकती है, ये सब हमने कल पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में सभी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक हमको मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। राज्य की परिभाषा, अर्थात इसका मतलब है कि जो राज्य के खिलाफ जो अनुच्छेद 12 है, यह बताता है कि जो राज्य के नियम है, मौलिक अधिकार उसके विरुद्ध है। मौलिक अधिकार और राज्य के बीच हमेशा टकराव होता है उसमें, इसलिए जब अगर राज्य से मौलिक अधिकारों का टकराव होगा तो अनुच्छेद 226 हमको उच्च न्यायालय, मतलब हमारा जो हाई कोर्ट होगा, उसमें जाने का परमिशन करता है। और अनुच्छेद जो 32 है वो हमको सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अधिकार देता है। मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण अवधि वाली विधियां। इसका मतलब है असंगत और अल्पीकरण, मतलब जो भी नियम व कानून संसद बनाएगी, अगर उसमें से हम लोगों का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह पूरा पूरा का कानून और जो भी विधि बनाई गई है वह की पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, अगर वह जरा भी हमारे मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करती है। अल्प मतलब छोटा करना। ठीक। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता।
एक चीज़ हम और आप लोगों को क्लियर करते चलें कि समता और समानता में बहुत अंतर होता है। समता और समानता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम जानेंगे समता क्या है और समानता क्या है। समता वह होती है जो सबको समान रूप से लागू होती है, वह ना गरीब देखती है ना अमीर। मतलब समता में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति ये छोटा बड़ा बूढ़ा ये सब कुछ नहीं देखेगा, उसमें जो भी मतलब जो भी चीज़ें लागू होंगी वो सबके लिए समान होंगी। अब कहा जाएगा कि जो समता में देखिए घाटा क्या हो सकता है। अब जैसे कोई सबको कहा जाएगा 2 किलोमीटर दौड़ना है, अब बच्चा भी आराम से दौड़ लेगा और जवान भी आराम से दौड़ लेगा, फिर नौजवान भी। और जब बुड्ढे की बारी आएगी तो उसमें बेचारा वह गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए समता वहाँ उसके लिए नहीं होगी। अब समानता क्या है? समानता में देखेंगे कि समानता में ये देखा जाएगा कि चीज़ें किसको किसको समान रूप से मिलेंगी। समानता में ये होगा कि जब बच्चे को दौड़ाना होगा तो उसको भी 1 किलोमीटर दिया जाएगा, और जो नौजवान है उसको 2 किलोमीटर, और जो बुढ़ा है उसको सिर्फ चलने की बात की जाएगी। समानता ये देख देता है कि सबको समान करके, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब एक साथ चल सके, इसलिए समता और समानता आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्मस्थान, लिंग विभेद पर प्रतिषेध। यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। जब पूछा जाएगा कि कौन सा अधिकार निम्नलिखित में से भारतीयों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसमें अब जब जन्म स्थान का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जन्म स्थान के हिसाब से उसके साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। यही अगर विदेशी भी आके करेंगे कि नहीं नहीं हमारे साथ भी नहीं करना चाहिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। इसलिए जो अनुच्छेद 15 है वह केवल भारतीयों को दिया गया है। अनुच्छेद 16 की बात करें, अब आगे बढ़ें। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। यह भी केवल भारतीयों को ही दिया गया है। लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता मतलब जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसको सबको अवसर की समानता होगी। और अब आप चलते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं विषय। अब विषय में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो ये आपके सामने हड़प्पा सभ्यता दिख रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वह समय था 1921 में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो एक कोई भी बड़ा अधिकारी जो था वह अंग्रेज का ही अधिकारी होता था। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हम ये मैप में देखेंगे, ये जूम करके, ये जो सिंधु नदी है ये ब्रह्म, ये देखिए 5 नदियों मिल सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ये नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये सिंधु जो है पाकिस्तान में है, और ये दोनों सभ्यताएं विकसित हुई हैं ये भी दोनों पाकिस्तान में ही है। ये कुछ दूर पे है हड़प्पा। इसका हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा कि जब इसकी खोज हुई तो उस स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। इसका समय तो देखिए काफ़ी विवादित है, लेकिन जब कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसको सबसे मतलब अगर माना जाएगा सबसे प्रमुख, और कार्बन डेटिंग के हिसाब से तो 2350 मतलब 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाएगा। इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार कि कौन से स्थल पर कौन सी चीज़ें मिली थी। ये हमें हर क्वेश्चन मतलब अगर आप पीसीएस का भी एग्जाम देंगे या पेपर देखेंगे तो उसमें आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा कि मतलब कौन से स्थल पे क्या चीज़ें पाई गई हैं या कैसे कैसे कुछ हुआ है। जो हड़प्पा और ये सब मोहनजोदड़ो है, हमारे मित्र देश पाकिस्तान, हमारा मित्र है ना पाकिस्तान, हाँ, तो वहीं ये सब सभ्यताएं विकसित हुई थी। उस समय भारत में ही थी, लेकिन अब क्या करें, क्या बताएं, अब आगे चलते हैं, छोड़िए। प्रमुख स्थल जो हैं उनको आप नोट कर लीजिए। लोथल, लोथल जो था यह गुजरात में प्रमुख बंदरगाह था। अब बंदरगाह की बात करें तो गुजरात आपको मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए ये पूरा गुजरात है। ये गुजरात के ये पूरा अरब सागर है, ये अरब सागर से ही पूरा व्यापार होता था, और इसलिए यहाँ जो विकसित हुआ था लोथल, ये बंदरगाह था, ये एक बंदरगाह था और यहीं से ही पूरा व्यापार होता था। अब लोथल से क्या-क्या मिला है इसके साक्ष्य देख लेते हैं। यहाँ से मिले हैं हाथी दांत, फारस की मुहरें, फारस की खाड़ी जो है वहाँ से भी व्यापार होते थे। इसका साक्ष्य कैसे मिला, जब वहाँ की मुहरें भारत मतलब गुजरात में के लोथल में पाई गई तो इससे यह प्राप्त हुआ। स्वर्ण आभूषण, अब तो भैया आभूषण भी मिलने लगे। घोड़े की मूर्तियाँ, घोड़े की मूर्ति भी पाई गई हैं।
चनहुदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, यह स्थान पूछा जाता है कि चनहुदड़ो स्थित है, दे देगा गुजरात, भारत, पाकिस्तान, ऐसे कुछ ऑप्शन बना के दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि चनहुदड़ो कहाँ स्थित है। तो बता देंगे आप लोग। अब मुझे आशा है पाकिस्तान बताएंगे। इसके बाद अब पूछेंगे वहाँ से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है। तो मनके क्या होते हैं? आप लोगों ने पीके मूवी देखी है? पीके, उसमें कहता ना ये शिव जी के डमरू के टूटे हुए मनका है, बस उसी का अलग रूप उस समय बनाया जाता था। छोटा छोटे 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 अब जो नंदी बैल के गले में पहनाए जाते हैं उसको ही मनका बोलते हैं। मनके बनाने के कारखाने चंदहुदड़ो में थे। यहाँ से कुत्ते के साथ ये देखिए भैया लिपस्टिक भी आ गई है। अब चंदहुदड़ो में कि औरतें बहुत ही 16 श्रृंगार जानते हैं? देखिए जो सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता थी इसमें 16 श्रृंगार औरतें करती थी। अभी हम लोग जब आगे देखेंगे जो जो मतलब सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाएगा कि उस समय की महिलाएं शौक श्रृंगार में बहुत ही आगे थी। और मध्य ये पूरा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ये पूरा मातृसत्तात्मक था। तो देखिए चनहुदड़ो, अब मनके बनाने कारखाना, कुत्ते के साथ और लिपस्टिक और कांस्य गाड़ी मतलब कांस्य जो टीन तांबा को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। और ये देखिए काजल, पाउडर, वाह 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 वाह, ये पूरा मिल गया ना। ऐसे ही वहाँ के अब आगे चलते हैं। ये चनहुदड़ो से मिले हैं साच, इसको आप लोग एक बार और जल्दी जल्दी नोट कर रिवाइज कर लेते हैं। मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो में, कुत्ते के साथ, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, काजल, पाउडर आदि, ये सब कहाँ मिले हैं? चनहुदड़ो में। आगे चलते हैं। अब हम कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ होता है हमारी काली चूड़ियाँ। मतलब नहीं, काली चूड़ियाँ सिर्फ राजस्थान में पाया गया। ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है। यहाँ से पाए गए हैं साच, जुते हुए खेत के साच। अर्थात इसका मतलब यह है कि उस समय बैलगाड़ी या हल या कुछ भी था जिससे खेत को जुताई होती थी और कृषि का एक बहुत ही अच्छा उत्पादन किया जाता था। भूकंप के साथ, मतलब वहाँ भूकंप आया है, ये कैसे पता चला होगा कि भूकंप आए हैं? वहाँ की जो घर वर चिटके होंगे या टूटे होंगे जब वहाँ की, मतलब ऐसा कुछ पता चल गया होगा। हवन कुंड तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ईंट, चूड़ियाँ इत्यादि। अब हम बात करेंगे, आगे चलें। चूड़ियाँ भी पा गई, देखिए मिल गए ना, सब लगभग सब सामान मिलते चले जा रहे हैं। चूड़ियाँ, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, ये सब मिल रहे हैं ना। देखिए बहुत ही अच्छा, 16 श्रृंगार हो जाएगा हमको लग रहा है। अब आगे चलें। कोरदीजी, ये पाकिस्तान में पाया गया है कोरदीजी। चित्रित मृदभांड, मातृ देवी की मूर्ति, देखिए यहाँ भी मातृ देवी, इसी से पता चलता है कि जो ये मतलब सत्ता थी मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि यहाँ मतलब जो देवियों थी उनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यात किया गया है। और जो साक्ष्य मिले हैं वह महिलाओं के मतलब संदर्भ में ज़्यादा मिले हैं। और मूर्तियाँ, अंगूठियाँ भी मिल गई, देख लीजिए, पहन लीजिए जल्दी जल्दी। अब आगे चले। सुरकोटता, यह गुजरात में है। इसमें कलश, समाधान, घोड़ी की हड्डी, तराजू, तराजू का पल्ला, मतलब नाप तोल की देखिए प्रणाली भी विकसित हो गई थी। अ, और भवनों के साक्ष्य भी मिले हैं। ये जितने स्थान बताए गए हैं ये कहाँ है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे, इसको हमने लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे चलें। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी उसको हम देखेंगे। नगर योजना, इस नगर योजना के बारे में तो आप पूछिए मत। जो आज की नगर योजना है शायद उससे लाख गुनी अच्छी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी। इसके जो साक्ष्य मिले हैं, सिर्फ साक्ष्य सोचिए कि कितनी चीजें बिगड़ गई होंगी और उससे पहले क्या क्या रहा होगा। ग्रिड पद्धति पर विकास, पहला है ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति जान लीजिए क्या होता है। ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि जो सभी सड़कें होती हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मतलब जो पूरब से सड़कें आएंगी पश्चिम जाएंगी और जो उत्तर से सड़कें आएंगी दक्षिण जाएंगी। और सभी सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ होंगी। जो छोटी छोटी नालियाँ होंगी वह अंत में जाके एक बड़ी नाली से मिल जाएंगी और पूरा पानी नगर के बाहर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं स्नानागार का। स्नानागार जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल था, यह देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, उसमें पूछता है सबसे विशाल भवन कौन सा था तो सब स्नानागार मार के क्वेश्चन मतलब स्नानागार लगा के चले आते हैं, जबकि ये पूरा पूरा सरासर गलत आंसर है। प्रमुख सार्वजनिक, सिर्फ ये प्रमुख सार्वजनिक स्थल था। इसकी लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर लगभग थी। अब बात करें अन्नागार, ये अन्नागार जो था ये सबसे बड़ा विशाल भवन था। इसकी लंबाई देखिए, इसके लगभग 11
ये लगभग 4 गुना बड़ा है। तो इसलिए सबसे जब विशाल भवन आपका अगर आंसर पूछे क्वेश्चन, तो आप अन्नागार लगा के आएंगे, ना कि स्नानागार। स्नानागार मतलब नहाने के लिए स्थल, और यहाँ पूजा पाठ भी किए जाते थे, कुछ छोटी छोटी मूर्तियों के भी स्वरूप पाए गए हैं। और अन्नागार जो है सबसे विशाल भवन था। इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर थी। अब हम बात करें कृषि की, हमको तो लग रहा है कृषि बहुत ही उन्नत व्यवस्था में रहेगी, क्योंकि किसी भी नगर को बनने में, क्योंकि अगर वहाँ देखिए अगर कृषि खूब बढ़िया नहीं होगी तो नगर बहुत जल्दी विकसित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर कृषि भी अच्छी उन्नति व्यवस्था में नहीं होगी, नगर का बनना संभव नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें अत्यधिक जब उत्पादन होगा तभी वो बाजार में आएंगी, अगर चीज़ें कम होंगी तो वो अगर खप जाएंगी तो मार्केट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि जो है उस समय बहुत ही उन्नत अवस्था में रही होगी। अब हम देख लेते हैं कि उस समय कृषि में क्या-क्या उगाए जाते थे। प्रमुख थे गेहूँ, जौ, खेती, अन्य फसलें थी गेहूँ, राई और तिल, सरसों, कपास। प्रथम बार कपास यहीं से उत्पादन किया गया, जिसको यूनानी सिंडन्स कहते थे। चावल भी उगाया जाता था। देखिए नोट उसमें जब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा फसल नहीं उगाया जाता था, और ऑप्शन में आपको गेहूँ, जौ, कपास, चावल देगा तो और गन्ना देगा, तो सब मैक्सिमम लोग कपास मार देंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा। गन्ना, जो कि गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है वहाँ के उत्पादन में। अब हम पशुपालन की बात करते हैं। देखिए जब कृषि एक उन्नत अवस्था में है, तो मतलब पूरा ही पशुपालन भी एक उन्नत अवस्था में होगा, क्योंकि पशुपालन भी डेयरी, ये सब जो है पनीर वनीर, ये सब उस समय भी डेयरी थे, ऐसा मतलब साक्ष्य मिले हैं कि डेयरियाँ भी थी। इनसे पशु प्रमुख पशु थे उस समय के, ये देखिए दीजिए बस, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे, ऊँट, बिल्ली, ये सब जो थे पालतू जानवर थे। और जो पालतू जानवर नहीं थे उनको आप लोग नोट कर लीजिए, जो थे वो तो थे ही, जो नहीं थे उनको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। हाथी और घोड़ा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब आपको आपके जीएस का जितना जहाँ भी पेपर होगा, आप लोग देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हूबहू आएंगे, और आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो हर जगह ये काम आ जाएगा आप लोगों को। अब आप आगे चलते हैं। पशुपालन आप लोगों ने समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। शिल्प एवं तकनीकी की बात करते हैं। देखिए जब देखिए सब कुछ विकसित है, तो शिल्प और तकनीकी भी उस समय की विकसित होगी। अब उन्होंने जब आग की खोज हो ही गई थी, तो उन्होंने तांबा और टिन को जब आपस में मिलाया तो एक और मजबूत धातु बन के आई, जिसका नाम था कांसा। ये कांसा मतलब तांबा और टिन को पिघलाते थे, फिर इसके बाद मनचाही आकृति बनाते थे, जिसमें कांसा का निर्माण तांबा और टिन से मिला। ऑप्शन में दे देता है कि तांबा कांसा बनाया गया था तांबा और लोहे को मिलाकर, ऐसे ऐसे देख देगा तो, लेकिन आप लोग क्या चूज करेंगे, तांबा और टिन। वेरी गुड। तो और शिल्प में सूती कपड़े, इसमें देखिए सूती कपड़े की भी बनावटी में लगभग एक मीटर से ज़्यादा की एक कपड़ा मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में है। और नाव बनाना, ये व्यापार करने के लिए सबसे सस्ता और सुगम मार्ग होता है जल, तो इसलिए वहाँ नाव नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी की मुहरें भी, मिट्टी की देखिए मुहरें क्यों बनाई जाती थी, जब आदमी का कोई भी व्यापार मतलब करने के लिए वो अपना सामान ले जाता था या खुद भेजता था, जैसे आजकल मालगाड़ी में भेजते हैं तो कोई पेटी रहती है, किसी का कुछ और रहता है, उसमें नाम पता लिखा रहता ना, तो उस समय क्या था, गीली मिट्टी लेते थे और जो भी अपना मुहर था उसको उस पे लगा देते थे। मिट्टी तब जब तक सूखे तब तक मतलब वहाँ पहुँच जाता था स्थान, और अगर कोई भी उसमें से कोई सामान निकाले तो उसको मिट्टी तोड़नी पड़ती। अगर पहले से अगर मिट्टी का जो मतलब पैकिंग है वह टूट जाती, तो इससे पता चलता है कि चोरी हुई है, और जो व्यापारी था उसको पैसा काट लिया जाता था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुम्हार के चाक, ये तो कुम्हार का चाक पहले ही नवपाषाण काल में भी आ गया था। अब हम बात करें व्यापार, व्यापार तो उन्नत अवस्था में रहा होगा, क्योंकि किसी भी नगर को बसने में व्यापार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ये वर्तमान से भी आप रिलेट करके इसको देख सकते हैं। व्यापार में वो लोग क्या करते थे, मतलब मतलब कीमती पत्थर थे, कीमती धातुएँ, हड्डियाँ, हड्डियों का व्यापार, और विनिमय प्रणाली के बारे में हमने बताया था कि आदान-प्रदान मतलब एक सामान लेना, दूसरा सामान देना, दूसरा सामान लेना, अपना सामान देना, ठीक। मेसोपोटामिया में भारत की मुहरें, जब मेसोपोटामिया में खोज हुई तो कहा जाता है मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले विकसित हुई। ये जो यूरोपीय हैं, ये यूनानी जो थे,
ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश जो हो, मतलब इनको ये लगे कि भारत जो है पहले से ही विकसित था। ये लोग अभी तक नहीं माने हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, यह हम लोगों ने ही किया था। ये कहते हैं कि आर्य, मतलब ये जो हम लोग विदेशी आए थे, यो कोई करके गया था, ये वो, ये दुनिया भर की बात करते हैं। इतना सब कुछ प्रूफ देने के बाद भी ये लोग अभी तक नहीं मानते कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारतीयों ने किया था। मेसोपोटामिया की मुहरें प्राप्त हुई हैं। लोथल प्रमुख बंदरगाह था, यहीं से व्यापार होता था। लोथल का लोकेशन हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, ये गुजरात में था। यहीं से प्रमुख ये बंदरगाह था, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आप लोग नोट याद सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, पूरा बहुत मोटी बुक पढ़ने के बाद ये आप लोगों को बनाया गया है। धर्म की बात करें, धर्म में, धर्म उनका तो मात्र सत्तात्मक था, मात्र देवी की पूजा करते थे, और साथ ही उन्होंने जो उनको खाना पीना बरसात ये सब के भी देवता थे, तो उनकी भी पूजा करते थे। यह स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा एक सा साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि स्त्री को ही वहाँ जननी माना जाता था, स्त्री की पूजा की जाती थी। इसलिए क्योंकि अगर स्त्री रहेगी तभी भी कोई मतलब नई जातियाँ मतलब बच्चे जन्मेंगे और उनका विकास और वृद्धि ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और जो सत्ता थी मात्र सत्तात्मक थी। और वर्तमान में कौन सी सत्ता है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अच्छा, एक मिनट, हाँ कमेंट कर दीजिए। अब हम बताते हैं। भारत वर्तमान में कोई सत्तात्मक नहीं है, क्योंकि भारत में अब इस समय संविधान लागू है, ना मात्र सत्तात्मक है ना पितृसत्तात्मक। अब इसमें एक योगी की मूर्ति मिली है, जो पाशुपतनाथ का नाम बताया जाता है। इनके चारों ओर जानवर बैठे थे। अब ये देखिए, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जानवर नहीं बैठा था उनके चारों तरफ में, या कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। तो कौन कौन से जानवर पाए गए उसको याद कर लेंगे, तो जो नहीं पाया गया था उसको आप आसानी से बता लेंगे। तो कौन सा जानवर पाया गया था? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा तथा पैर के पास जो है 2 हिरण पाए गए थे। उनका नाम था पशुपतिनाथ। लिंग पूजा उस समय भी होती थी, वर्तमान में भी। लिंग और यौन के भी साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में इसकी भी जिस प्रकार ये फिगर देख सकते हैं आप लोग, ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे ही वर्तमान में भी मूर्तियां हैं। जो कहीं भी अगर शिव जी की मंदिर है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उस समय भी शिव और लिंग और मतलब वहाँ यौन की पूजा होती थी। लिंग को प्रायः जन्म देने वाला और योनि को उसका पालन पोषण करने वाला माना जाता था। अब आगे चलते हैं। प्रतिमा, वहाँ क्या-क्या मतलब प्रतिमाएँ जो मिली हैं। और कांसे की नर्तकी, ये पूरे नग्न अवस्था में, इसके पूरे दाहिने मतलब एक हाथ में पूरा कंगन है। ये कांसे की जो प्रतिमा है ना, ये वर्तमान में अगर आप लोग देखना चाहते हैं, जो बॉम्बे में रहते होंगे, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ गेट के अंदर जैसे ही जाएंगे, वो थोड़े अंदर पे जाने पे ही ये नर्तकी की मूर्ति लगी है। वहाँ ये रोटेट होते हुए आपको आसानी से दिख जाएगी। जल्द अगर नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। टेराकोटा क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। शेर खड़ी की मूर्ति, भाई साहब शेर खड़ी की मूर्ति आप देख लेंगे ना, तो जो जितनी भी दाढ़ियाँ लोग सेट करा रहे हैं आज वर्तमान में, उससे भी भयंकर भाई साहब, फ्रेंच फ्रेंच से भी अच्छा। आप लोग एक बार देखिएगा ज़रूर, शेर खड़ी की मूर्ति गूगल पे या क्रोम पे सर्च करके। बनाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हम बना के दिखाते। ये इतना ज़बरदस्त सेट करा है दाढ़ी बार, क्या बताएं आप लोगों को। बहुत नंबर एक वो मूर्ति बनी थी शेर खड़ी की। पूछा था है कि जो जो फ्रेंच मतलब दाढ़ी भी फ्रेंच थी दाढ़ी फ्रेंच थी। हम आप लोगों को याद करने के लिए बस ऐसे लिख दिए फ्रेंच दाढ़ी, जिससे याद होगा तो वो बस ये पूछेंगे कि मूर्ति किसकी बनी थी, तो आप ये याद कर लीजिएगा शेर खड़ी की बनी थी। अब आगे चलें, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से रिवाइज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलते हैं आगे, नोट्स हम दे देंगे लेकिन अभी कोई जुड़ा नहीं है तो बाद में देंगे, जब जुड़ जाएंगे सब तब। ठीक, अब चलते हैं आगे। अंतिम संस्कार कैसे करते थे वो लोग? अब दाह संस्कार, दाह संस्कार मतलब जिस प्रकार वर्तमान में होता है हिंदू धर्म में, वो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जला देते थे संपूर्ण रूप से, फिर उसकी अस्थियों को एक मटकी में या किसी भी बर्तन में रखकर उसको किसी भी नदी या कहीं भी मिट्टी में गाड़ देते थे। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि खोद के जिस प्रकार अब अन्य धर्म इस्लाम धर्म में है कि दफनाने की प्रक्रिया, उसमें पूर्ण समाधिकरण भी किया जाता था, लेकिन जो दाह संस्कार था वह बहुत प्रचुर मात्रा में, लगभग 70 से 75% लोग ऐसे ही करते थे।
पूर्ण समाधिकरण के लोग 10 से 5% करते थे, वह मिट्टी खोद के उसमें जो मृतक है उसको दफना देते थे। और तीसरा है आंशिक समाधिकरण। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसको आधा गाड़ देते थे और आधा वो जमीन के ऊपर खुला रख देते थे, जिसको पशु पक्षी आके उसके बाद जो चीजें बची थी वो सब उसको खत्म कर देते थे। उसमें भी देखा गया है कि वर्तमान तराई व्यवस्था थी, जब उसको दफनाया जाता था तो सिर जो है उत्तर की ओर, पैर और दक्षिण की ओर। इसलिए कहते हैं ना कि सिर उत्तर की ओर नहीं करके सोना चाहिए। ये लॉजिकल रीजन मतलब घर पे तो हम लोगों को जो गांव वाले हैं वो तो बता नहीं पाते लॉजिकल लॉजिकल क्या है, लेकिन वो कह देते हैं कि उत्तर की तरफ सिर रख के नहीं सोना चाहिए। इसका ये कारण है कि उधर मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका जो दिमागी है संतुलन वो गड़बड़ा सकता है कभी। इसलिए सिर उत्तर की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। लेकिन वो लोग लॉजिक क्या देते हैं कि उधर जो है उधर मृतक को लिटाया जाता है, तो ऐसा मत लेटिए आप लोग। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें थोड़ा गाँव के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन जो मतलब वहाँ से हैं वो अब इससे रिलेट कर पाएँगे। अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ जो है पंजाब में था। ये भी स्थान पूछे जाते हैं। पंजाब में कब्र के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो आप लोग क्या बताएँगे? रोपड़। मालिक के साथ देखिए कुत्ते इतने वफ़ादार होते थे, मालिक के साथ भी उनको इसलिए दफनाया जाता था। और लोथल से अगर पूछे मृतक के साथ बकरे, किसी को बकरे से भी प्यार हो गया होगा कि बकरा बहुत मतलब किसी से भी किसको भी हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगाव हो गया होगा। जब वो मृत हुआ होगा, ये बोल दिया होगा कि हमारे मृत समय अब इसको भी हमारे साथ दफना दिया जाए, तो उसको भी दफना दिए होंगे और माप-तौल की प्रणाली विकसित हो गई थी। अब इसके पतन के कारण देखते हैं, पतन के कारण देखिए पतन का कारण अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, इसलिए पतन का कारण हम कुछ बता नहीं सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख लीजिए। इस मतलब पूछ सकता है, पूछेगा क्या इसमें तो कुछ कन्फर्म है नहीं, पतन का प्रमुख कारण क्या है, लेकिन जो-जो चीज़ें हैं उसको आप लोग जान लीजिए। बस ऐसे सुन लीजिए, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला पतन का कारण बाढ़ माना जाता है। एक मूवी आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, ज़रूर अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। पिक्चर का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मूवी का नाम है मोहनजोदड़ो। जो अभिनेता हैं ऋतिक रोशन हैं। यह मूवी पूरा मोहनजोदड़ो के स्थान पर ही बनी हुई है। इसको आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोग पूरा चीज़ें समझ जाएँगे। बहुत आसानी से, बिना कुछ मतलब बहुत अच्छे से। और कई जगह इसको महामारी भी बताया जाए, महामारी के कारण ऐसा हुआ है। और भी बताया जाता है कि भारी आर्य आक्रमण किए थे, फिर आर्य आक्रमण क्योंकि इसके बाद हम लोग वैदिक का सभ्यता करेंगे। तो देखिए ये इतनी बड़ी सभ्यता थी कि इसका कोई एक कारण नहीं था। कोई बताता है जलवायु परिवर्तन हो गया, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता को कोई एक कारण समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, कारण कई मल्टीपल कारण होंगे जिससे यह सभ्यता समाप्त हुई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर कल मिलते हैं ऐसे ही। धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभ रात्रि आप लोगों को।